स्पेस भी मैटर करता है, ऐसा नहीं है कि आप हर चीज को लेके चलो, बट स्पेस के मामले में गाड़ी का कोई मुकाबला नहीं है इस सेगमेंट में। इसके नीचे पूरा एम्प्टी स्पेस है, तो मड टायर से यहाँ जाके पीछे टेल लाइट से निकलती है। ठीक है, निकलती थी जब तक मैंने गाड़ी नहीं ली थी। उसके बाद काफी लोगों ने कंप्लेंट की, ईमेल्स लिखी कंपनी को। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनेस्ट यूजर रिव्यूज़ की नई वीडियो में। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रेनो काइगर का ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ रेनो काइगर की, तो 2021 में ही कार लॉन्च हुई थी और मैग्नाइट के प्लेटफॉर्म को शेयर करती है ये। और दोनों कारें जो लॉन्च हुई थी इंडियन मार्केट में ही असेंबली होती है और इंडिया में ही ये अभी बिक रही हैं। तो दोस्तों ये कार परचेस करी थी कौशल जी ने, तो कौशल जी से जानेंगे उनके इस कार के साथ एक्सपीरियंस। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑनेस्ट यूजर रिव्यूज़। थैंक यू। तो सर ये बताइए कि कितने की पड़ गई थी आपको ये कार? बेसिकली इसका शोरूम प्राइस था 7,91,000 रुपये। अच्छा। जब मैंने ली थी, एक्चुअली मैंने ली थी 22 दिसंबर को ली थी मैंने। हाँ। मुझे पता लगा इसके रेट बढ़ने वाले हैं, तो उस टाइम पे 791 का एक शोरूम था। हाँ। और इसका आरटीओ मेरे को 50,000 एंड इंश्योरेंस कंपनी 40,000 की दे रही थी, तो मैंने वहाँ से लेके खुद करवा के 20,000 की करवाई थी। तो अच्छा। कुल मिला के एग्रीगेट में आपको पड़ गई है 7,61,000 के आसपास। सॉरी 8,61,000। अच्छा, 8,61,000 ऑन रोड विदाउट एनी एसेसरीज। अच्छा, तो सर ये बताइए कि 8,61,000 की आप बात कर रहे हैं, तो इस प्राइस रेंज में अगर मैं कॉम्पैक्ट सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ की बात करूं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। अगर मैं बात करूं तो आप 8,61,000 में आपको पंच का एकम्प्लिश मॉडल भी मिल जाता, जो शायद इससे ज़्यादा फीचर रिच है। और उस टाइम पे उसकी सेफ्टी रेटिंग भी अवेलेबल थी। इसकी तो सेफ्टी रेटिंग भी नहीं आई थी अभी फ़िलहाल, जब से इसकी सेफ्टी रेटिंग आई है तब से थोड़ी ज़्यादा मार्केट में डिमांड में आ गई है। तो दोस्तों अगर मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, ग्लोबल एनकैप ने हाल ही में इसका मैग्नाइट और रेनो काइगर का क्रैश टेस्ट किया है और दोनों ही कारों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग अर्न की है। तो सर कौन कौन सी कारें आपके माइंड में थी और कौन कौन सी कार्स की आप टेस्ट ड्राइव ले रहे थे? बेसिकली जब बात आती है गाड़ी लेने पे, हाँ, तो हमारे दिमाग में चाहिए होता है कि 2 या 3 चीज़ें देखते हैं हम। बेसिकली लुक्स, हाँ, ठीक है, सेकेंडली सेफ्टी, हाँ, और थर्ड फीचर्स। अच्छा। तो जब मैं गाड़ी सर्च कर रहा था यूट्यूब पे, मैं काफ़ी 6-7 महीने से सर्च कर रहा था गाड़ी, हाँ, तो मैंने मैग्नाइट, ये, हाँ, अपनी काइगर, हाँ, उस टाइम पे पंच लॉन्च नहीं हुई थी एक्चुअली। अच्छा। पंच आई थिंक नवंबर या पिछले अक्टूबर में लॉन्च हुई थी। अक्टूबर नवंबर में लॉन्च हुई थी। हाँ। तो मैं कम से कम 5-6 महीने से गाड़ी देख रहा था, तो मैंने 2 को शॉर्टलिस्ट किया था, एक तो मैग्नाइट एंड सेकेंडली काइगर। तो जब मैं दोनों को कंपेयर कर रहा था गाड़ियों को, प्राइस वाइज, फीचर वाइज, हर चीज वाइज, प्लस रिव्यूज जो आप जैसे यूट्यूबर्स डालते हैं, तो उनके देख देख के, प्लस आपके यूजर रिव्यूज जो आफ्टर ड्राइव लेके 5,000 किलोमीटर जो चला चुके हैं, 2,000 चला चुके हैं, उनके रिव्यूज सब कुल मिला के फिर मुझे जो लगा कि जिस प्राइस रेंज में मैं जाना चाहता हूँ, बिटवीन 8 to 9 लाख, नहीं तो नेक्सॉन भी ले सकता था मैं, ऐसे कोई दिक्कत, नेक्सॉन का कोई मुकाबला नहीं है वैसे तो, बट जिस प्राइस रेंज की बात मैं कर रहा हूँ 8 से 9 लाख के बीच में, तो उसमें मुझे इस गाड़ी में एक एक चीज मिल रही थी। फर्स्टली स्पेस, मुझे स्पेस बहुत चाहिए, आई एम स्पेस लविंग पर्सन। तो इसमें इतना स्पेस मिल रहा था कि एक कमरा भर के सामान मैं घर से आया हूँ अभी। जैसे अच्छा, आपको बता दूं कि मैं अभी हिमाचल से इसको घर से लेके आ रहा हूँ। अच्छा। अप्रोक्स 2000 किलोमीटर की डिस्टेंस में कवर किया 3 डेज में। तो मैं, मेरी वाइफ और बच्चा और प्लस पूरा सामान एक कमरे के बराबर। इसका 405 लीटर का बूट स्पेस है, आपको पता है, प्लस कैबिन स्पेस सब मिला के 128 लीटर का आपका कैबिन स्पेस बन जाता है पूरा, ठीक है, जितना भी है। तो उस टाइम पे मुझे फील हुई ये चीज़ कि स्पेस भी मैटर करता है, ऐसा नहीं है कि आप हर चीज़ को लेके चलो, बट स्पेस के मामले में गाड़ी का कोई मुकाबला नहीं है इस सेगमेंट में। मिड एसयूवी सेगमेंट में आपको इससे ज़्यादा स्पेस कोई गाड़ी नहीं देगी। सेकेंडली फीचर्स, इसमें आपके बेसिक फीचर्स जो है उसमें कंपनी ने पूरा ध्यान रखा है। ये सब प्रोस की बात कर रहा हूँ, कॉन्स पे मैं क्या बाद में आऊंगा कि इस गाड़ी में कमियां क्या है। हर गाड़ी में कमियां होती हैं, तो इस गाड़ी में भी कमियां हैं कुछ, तो उसको मैं बाद में हाईलाइट करूंगा। तो फर्स्टली आपको बता दूं, मैं इस गाड़ी में जो ये सीटिंग है, अपहोल्स्ट्री जो इसकी है, आप देखें इसकी जो अपहोल्स्ट्री है, फैब्रिक अपहोल्स्ट्री पूरी इसकी, ठीक है, लेदराइट नहीं दी है। लेदराइट आपने बाद में करवाया? बाद में करवाया, आफ्टर मार्केट करवाया मैंने चंडीगढ़ में। लेकिन जो कंपनी ने दी थी वो गाड़ी जब मैं बैठा पहली बार, तो मुझे लगा कि हाँ कुशनिंग इफेक्ट था इसमें। इसके जो बेस नीचे के मॉडल हैं उसमें आपको सीट अच्छी नहीं मिलेंगी, आपको पिंच करेंगे नीचे से, मतलब कंफर्ट जोन 0 है उनमें। तो टॉप मॉडल में क्या था, टॉप मॉडल प्लस आई थिंक RXT ऑप्शनल में भी दे दिया, जो बाद में लॉन्च हुआ था, कंपनी ने बाद में लॉन्च किया था, उसमें भी फीचर दिया ये वाला। सो सीटिंग के मामले में इस गाड़ी का कोई कंपटीशन नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी आप ऐड ऑन कर लो उसके बाद सीट कवर लगा के, जो आपके बजट के हिसाब से है। तो फर्स्ट थिंग ये हो गया आपकी। सेकेंडली आपको इसमें हर चीज LED दी गई है, कोई भी चीज ऐसी नहीं दी गई है कि जैसे होते छोटे मोटे हेलोजन टाइप, कुछ नहीं है। इसके LED के DRLs है, ठीक है, फॉग लैंप्स की इसमें जरूरत नहीं है कि इसकी जो ट्राई ऑक्टा प्योर विजुअल वाली हेडलाइट्स। अगर मैं दोस्तों इसकी फ्रंट की बात करूं तो आपको बुगाटी शेरॉन जैसी दिखने वाली
ऑक्टागोनल प्योर विजन एलईडी हेडलैम्प्स देखने को मिल जाते हैं। तो सर ये बताइए कि रेनो के साथ आपका डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा था और इसमें कितना वेटिंग पीरियड मिल रहा था आपको उस टाइम पे? एक्चुअली मैं बताता हूँ, मैं अभी यहाँ पे हूँ आमला में, तो मैंने यहाँ बुक की थी गाड़ी। हाँ। तो यहाँ पे जब मैंने बुक की गाड़ी तो मैंने पूछा उनसे कि क्या आपका अप्रोक्सीमेट टाइम रहेगा डिलीवरी का। तो मुझे गाड़ी जल्द से जल्द लेनी थी एक्चुअली, 1-2 महीने के अंदर। वो अच्छा। मिनिमम 3 to 4 मंथ्स लगेंगे। अच्छा। तो मैंने कहा इतना तो टाइम है नहीं। एक्चुअली मैंने जो ऑर्डर किया था वो किया था ड्यूअल टोन में। ड्यूअल टोन में? हाँ, अपना आईसी कूल व्हाइट कलर है ये, उसको मैंने ड्यूअल टोन में ऑफर किया था। 20,000 एक्स्ट्रा लगते हैं ड्यूअल टोन के। इसमें आपका सिर्फ आपका रूफ जो है वो ब्लैक होता है, बाकी गाड़ी सेम टू सेम होती है, फीचर वाइज, एवरीथिंग वाइज। तो बुक करने के बाद जब मैंने अपने घर पे पता किया हिमाचल में, तो वहाँ पे जो मेरे को रेट पड़ रहा था और यहाँ जो रेट पड़ रहा था बहुत डिफरेंस था। यहाँ का जो शोरूम है आपका बैतूल में, उसके मुकाबले और हिमाचल जो शोरूम था कांगड़ा से जो निकाली मैंने गाड़ी, बहुत डिफरेंस था। एटलीस्ट 50 to 60,000 का डिफरेंस था। अच्छा। तो मैंने अपनी कैंसिल की यहाँ पे, घर पे बुक कराई और विद इन 20 डेज में वो गाड़ी डिलीवर हो गई हिमाचल में। तो यहाँ पे 2 महीने मैंने वेट किया, नहीं मिली गाड़ी यहाँ पे। हाँ। तो यहाँ का सर्विस एक्सपीरियंस मेरा अच्छा नहीं रहा काफी। वहाँ पे अच्छा रहा, वहाँ अच्छी टाइम पे गाड़ी दी उन्होंने, अच्छा। टाइम पे डिलीवरी दे दी गाड़ी। तो सर्विसिंग एक्सपीरियंस कैसा है? और सर्विस अभी तो फर्स्ट सर्विस में ज़्यादा खर्चा होता भी नहीं है, फ्री रहती है ना? जीरो। तो उन रेनो के साथ डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा था वहाँ पे हिमाचल में? सच बताऊं मैं तो एक्चुअली जब मैं गाड़ी ले रहा था तो मुझे भी कुछ लोगों ने कहा कि आपकी जो ये निसान और ये आपकी नैनो, इनका थोड़ा छवि अच्छी नहीं है, मतलब यू नो उनकी आइडेंटिटी अच्छी है, कंपनी गाड़ी अच्छी बनाती है, लेकिन उनकी जो आफ्टर सेल सर्विस है, आफ्टर सेल सर्विस नल टू मतलब 10 to 0 टाइप है, मतलब अच्छे से डील नहीं करते हैं। गाड़ी बेचने की जल्दी करेंगे, लेकिन गाड़ी बिकने के बाद आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। थोड़ा सा एक्सपीरियंस मैंने भी किया था ये। हाँ। झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैंने एक्सपीरियंस की ये चीज़, क्योंकि यार गाड़ी आपने को निकाल दी है तो उसके बाद कुछ प्रॉब्लम आ रही है हल्की सी, तो मैं कह रहा हूँ कि इसको देखो, ठीक है सर, देख लेंगे। तो वहाँ मुझे चीज़ फील हुई कि क्यों उनकी छवि बदनाम है। तो मैंने वहाँ पे इनके कंप्लेंट सिस्टम में कंप्लेंट लिखी, इवन मैंने ईमेल भी लिखी अपनी कंपनी को, रेनो को। इसका जो इशू था, सबसे बड़ा इशू इसका ही था, आपका मड फ्लैप वाला, जो सबको पता था, यूट्यूब से बताते हैं, आप बताओगे कि इसका मड फ्लैप का जो इशू है, मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे होता है। ये जो चीज़ आपकी यहाँ पे देखिए आप, ये जो आपका स्पेस है, यहाँ इसको बोलते हैं फेंडर लाइनिंग, जो आपको मारुति की किसी 800 में भी मिल जाएगी, इवन इंडिया की हर गाड़ी में है एक्सेप्ट दिस गाड़ी, ठीक है। इस गाड़ी में आपको फेंडर लाइनिंग नहीं दी गई है, कट देख रहे हो आप, इसके नीचे पूरा एम्प्टी स्पेस है। तो मड टायर से यहाँ जाके पीछे टेल लाइट से निकलती है, ठीक है, निकलती थी जब तक मैंने गाड़ी नहीं ली थी। उसके बाद काफी लोगों ने कंप्लेंट की, ईमेल्स लिखी कंपनी को। उसके बाद कंपनी ने क्या किया, इसमें अंदर डाल दिया, फॉर्म डाल दिया है। फॉर्म इन द सेंस ऐसे सिंगल स्लिट में फॉर्म है जो अभी इंस्टॉल कर दिया है। पानी नहीं निकल रहा, मड नहीं निकल रही, कुछ नहीं निकल रहा है। बट बात वही है कि 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद वो फॉर्म पिघलेगा ड्यू टू हीट और बाकी कंडीशंस की वजह से, तब देख कंपनी क्या करेगी क्लेम। तो ये सोल्यूशन परमानेंट कंपनी को निकालना चाहिए, फेंडर लाइनिंग देनी चाहिए एटलीस्ट। तो कंपनी की साइड से मतलब जब आप ईमेल्स वगैरह लिखते हैं तो उसका पॉजिटिव रिस्पांस कुछ मिलता है आपको? जैसे जो अपनी टाटा की बात करूं तो टाटा अभी इस समय कस्टमर फीडबैक पे ज़्यादा काम कर रही है। जैसा जैसा उनको फीडबैक मिलते हैं वैसा वो फेसलिफ्ट निकाल के, अपग्रेडेशन निकाल के काम कर रही है। तो आपका जो फॉर्म वाला सोल्यूशन था, आपको क्या लगता है कितना मतलब एक परमानेंट सोल्यूशन था? इट्स नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन, बट इट्स अ सोल्यूशन फॉर द टाइम पीरियड। ओके, तो हम अभी सेटिस्फैक्टरी है, क्योंकि हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। जब तक इंसान को दिक्कत ना आए, उसको प्रॉब्लम ना आए, तो वो डॉक्टर पास क्यों जाता है। तो अभी तक तो चल रहा है और मुझे पता है 4-5 साल तो नाम से निकालेगा। अच्छा। और उसके बाद फिर जब देखेंगे, दूसरा मैं आपको बताता हूँ, इसकी इंजन की नॉइज थोड़ी सी ज़्यादा है, बट मैं उसको बोल नहीं सकता कि नेग्लिजिबल है। बट आफ्टर ड्राइव रिव्यू फ्रॉम हिमाचल टू दिस प्लेस, आफ्टर 2000 किलोमीटर ड्राइव एक्सपीरियंस, आई एम टेलिंग यू कि इसकी आवाज़ काफ़ी बढ़ गई है इंजन की। तो मुझे वहाँ आपने पूछा था कि टर्बो आपको लेने की कभी दिमाग में, मैं कहूँगा हाँ। तब मुझे आया कि यार टर्बो मैंने 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा लगाया होता तो शायद आवाज़ कम होती। तो आप मुझे ये बताइए, 72 bhp की पावर ये देता है आपका इंजन, और इसमें जो मोड दिए हुए हैं, स्पोर्ट्स मोड दिया है, इको मोड दिया है, तो वहाँ पे कितना मतलब प्रैक्टिकल है वो चीज़ कि 72 bhp के इंजन में स्पोर्ट्स मोड में भी गाड़ी दौड़ा रहे हैं? तो वो प्रैक्टिकली फील होता है या फिर बस घुमाने के लिए मोड दिया हुआ है? वो प्रैक्टिकली फील होता है आपको जब आप गाड़ी चलाओगे नॉर्मल। मुझे फील होता है स्पोर्ट्स मोड में, इकोनॉमी मोड में। और आप ऐसा नहीं कहो कि आपने मोड चेंज कराइए, बताता हूँ आपको। अच्छा, बढ़ता है, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। ये चल रहा है नॉर्मल मोड में मेरा, ठीक है। मेरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे देखिएगा, हम इसको डालता हूँ स्पोर्ट्स मोड पे, ठीक है। और तुरंत गाड़ी एकदम से हाइक पकड़ती है, स्पीड पकड़ती है, चौथे गियर में चेंज कर दी है। इसका ऐसा नहीं है कि आपको गाड़ी रोकनी है चेंज करने के लिए, आपने चलते गाड़ी का मोड चेंज कर सकते हो। अच्छा। ये स्पोर्ट्स मोड में गाड़ी चल रही है, एकदम थ्रोटल पकड़ती है गाड़ी, ये 4th गियर में चल रही है गाड़ी, ठीक है। लाइट ऑन कर दूं
तो जब आप मोड चेंज करते हो तो मोड चेंज के बीच में कुछ लैग मिलता है या इंस्टेंट गाड़ी वो नहीं, एकदम से इंस्टेंट गाड़ी परफॉर्मेंस देती है। और बेसिक बात क्या कंपनी ने अच्छी दी है कि जो आपका जो स्टीयरिंग है ये हार्ड हो जाता है, स्पोर्ट्स मोड के हिसाब से ये हार्ड हो जाता है, तो आपको चलाने में मजा आता है। अभी ये मेरा जो है आपका ये है ना, ये हार्ड हो गया, अब मैं इसको डालूंगा नॉर्मल मोड पे, अब मेरा थोड़ा लूज हो गया, ये देखिए गाड़ी का ये जो अपना स्टीयरिंग है ये वो लूज हो गया, और इको में तो और लूज हो जाता है, आप इको में उंगली से चला लो गाड़ी। तो ये अच्छी कंपनी है कि स्पोर्ट्स मोड में आपका स्टीयरिंग हार्ड होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप स्पोर्ट्स मोड में तेजी से जा रहे हो तो आप ऐसे हल्का सा भी करोगे तो घूम जाएगी गाड़ी। तो ये कंपनी बहुत अच्छी चीज दी है कि आपके जो ये क्या कहते हैं मोड्स के हिसाब से आपका स्टीयरिंग कंट्रोल बैलेंस किया है। सर अब आती है बहुत जरूरी बात माइलेज की, तो आप कस्टमर्स को बताइए कि माइलेज कितना आपकी गाड़ी दे रही है। 1.0 नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन आप चला रहे हैं, कितना माइलेज मिल जाता है पेट्रोल में? देखिए बेसिकली कंपनी जो क्लेम करती है वो करती है 19.17 किलोमीटर प्रति लीटर का आपके ARI के हिसाब से, ठीक है। लेकिन मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, मैंने अब तक गाड़ी में जब मैं घर पे चलाई थी जस्ट विद इन 2000 किलोमीटर, तब मेरी कंपनी इसमें गाड़ी ने एवरेज दी थी अप्रोक्सीमेट 17-18 के बीच। लेकिन जैसे मैं हाईवेज पे आया हूँ तो वहाँ एवरेज डाउन होनी, क्योंकि स्पीड में आ रहे हो आप, तो मेरी एवरेज आई थी वहाँ पे 13 से 14 के बीच। हाईवे पे तो ज्यादा मिलता है ना? नहीं ना, आप स्पीड देखो ना, 140 की स्पीड में लगातार कंटिन्यूसली आ रहे हो विद AC ऑन। मैं बात कर रहा हूँ AC ऑन की, बिना AC के आपकी एवरेज आराम से 16 तक पहुंच जाती है अगर आप कंटिन्यूस AC ऑन नहीं करोगे। अभी देखो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कस्टमर को दिखाएगा एवरेज इसकी, ये देखिए मैंने क्लिक किया यहाँ से, ये अभी 17 की एवरेज दिखा रहा है एवरेज, ठीक है। अभी हमारा AC ऑफ है और अभी AC ऑन किया था बीच में, लेकिन 17 की क्लेम कर रहा है। ये दिखाता है आपका करंट एवरेज, गाड़ी चलते वक्त दिखाता है ये वाली एवरेज। कितना मैक्सिमम लिया हुआ है? 27 तक का पेट्रोल में वाह, फिर तो इसी में दिखाया था। अच्छा। और ये देखिए आपका दिखाएगा 17 किलोमीटर बेस्ट दिखा रहा है अभी ये, जब से गाड़ी ली है और जब मैंने इसको रीसेट किया था हाईवे से आने से पहले 17 की बेस्ट दिखा रहा है। हाँ, तो सर ये बताइए कि अभी हाईवे पे आपने इसको ड्राइव किया था 2000 किलोमीटर, तो इसका नाइट में हेडलैम्प्स का थ्रो कैसा है, जो इसकी प्योर विजन LEDs हैं? ओके, इसका जो थ्रो है ना, हाँ, वो काफी अच्छा है। हल्का सा डिस्ट्रैक्टेड था जब मैंने गाड़ी ली थी, तो मैं कंपनी के पास गया था। इसकी जो पोजीशनिंग है हेडलैम्प्स की जो है वो आपकी दे रखी है इसमें, क्या बोलते हैं, फॉग लैंप्स की जगह। तो कंपनी ने फॉग लैंप लॉन्च नहीं करके आपकी ये हेडलाइट्स के रिप्लेसमेंट करके, मतलब उसको फॉग लैंप भी बना दिया और ये भी बना दिया, क्या बोलते हैं, फॉग लैंप्स की जगह हेडलाइट काम भी करती है, फॉग लैंप का भी और आपके हेडलाइट का भी। तो इसकी पोजीशनिंग का थोड़ा मुझे अटपटा लग रहा था, लेकिन उनको बाद में अच्छा लगा, गाड़ी चलाई मैंने। इसका सबसे बेस्ट फीचर था कि आपको जो थ्रो है वो बिल्कुल पैरेलल टू आपका ग्राउंड जाता है। मान लो रोड है ना सामने, तो आपको बिल्कुल पैरेलल जाएगा उसके। बाकी जो पोजीशनिंग होती है ऊपर होती है, तो ऊपर से डाउनवर्ड जाता है तो इसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, इसकी इंटेंसिटी बढ़ती है उससे। तो मैंने चीज फील की थी हाईवेज पे। और कंपनी ने थोड़ा कॉस्ट कटिंग करके हेडलैम्प्स असेंबली और फॉग लैंप्स असेंबली को मर्ज कर दिया, मतलब मर्ज कर दिया। तो अभी मैंने देखा है इसका नया मॉडल आ रहे हैं, उसमें शायद आने वाले हैं फॉग लैंप्स। तो मैं देख रहा था यूट्यूब पे, तो वहाँ पे लगा मुझे कि आने वाले, लेकिन जरूरत नहीं है उसकी, उससे इसकी लुक खराब हो रही है पूरी। अच्छा, फॉग लैंप अगर लगाओगे आप गाड़ी में इसमें तो आपकी लुक पूरी खराब हो जाएगी आगे की। जो ये एम्बिएंट लाइटिंग आपने आफ्टर मार्केट लगवाई हुई है? हाँ, एग्जैक्टली, एम्बिएंट लाइटिंग मैंने आफ्टर मार्केट लगाई है। तो दोस्तों इसमें आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करूँ तो आर्केमीज का साउंड सिस्टम मिलता है। तो सर साउंड सिस्टम की परफॉर्मेंस कैसी है? साउंड सिस्टम इसका बहुत अच्छा तो नहीं बोल सकते आप एज कम्पेयर टू अदर गाड़ी जितनी भी व्हीकल्स हैं, लेकिन 3D साउंड दी रखी है आर्केमीज ने, तो मतलब ऐसा कंपनी की तरफ से तो अच्छा दिया है मेरे हिसाब से। सेट जाना है मैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और अगर मैं बात करूं इसके इंटीरियर में स्पेस की, तो आपको 36 लीटर का एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाता है बूट स्पेस के अलावा। देखिए एक ग्लोव बॉक्स उसको आपको इसमें ऊपर की साइड दिया हुआ है और एक ग्लोव बॉक्स आपको नीचे देखने को मिल जाता है, और कुछ स्पेसिंग आपको मिडिल कंसोल में भी दी गई है। सेंटर इसका बहुत सबसे अच्छी लगती है सेंटर कंसोल दी है कंपनी ने, जो चीज दी है ना। बाकी सेगमेंट्स में मैंने देखा ये सेंटर कंसोल मिसिंग है। विद आर्म रेस्ट भी देखने को मिल जाता है। ये मूवे वाला नहीं है, स्लाइडिंग नहीं है, बट फिक्स है, बट आपकी रीच है गियर तक। ठीक है, तो आप गियर आराम से शिफ्ट करके आराम से बैठते हो। हाईवे में आपको इतना अच्छा लगेगा, कंफर्ट लगेगा कि यार बस गियर डाला, पैर हटाया, तो बस थ्रोटल पे रखो पैर और चलते रहो बस। और अगर मैं बात करूं फ्रंट व्यू की, तो फ्रंट व्यू में आपको बोनट क्लियरली विजिबल होता है, जितने भी इसके कट्स हैं आप क्लियरली इसको सिटी में मैन्यूवर कर सकते हैं। और अगर बात करूं इंटीरियर में प्लास्टिक के बिल्ड क्वालिटी की, तो थोड़ा हार्ड प्लास्टिक है, उतना स्मूथ नहीं दिया हुआ है, लेकिन जो इसका बजट है सेगमेंट
उसमें इस कंपैरिजन में जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं, चाहे पंच ले लो, सब में इसी तरीके की बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है इंटीरियर में। अगर दोस्तों मैं इसके रियर प्रोफाइल की बात करूँ ना, तो जो अपने सब कॉम्पैक्ट एसयूवी वाला सेगमेंट में, उसमें पर्सनली मुझे सबसे ज़्यादा इसका रियर प्रोफाइल बहुत अच्छा लगता है। अब अगर मैं बात करूँ रियर प्रोफाइल की, तो आपको सी टाइप इसमें टेल लैम्प्स देखने को मिल जाते हैं, हाई माउंट टेल लैम्प्स हैं, और स्पोर्टी आपको स्पॉइलर मिल जाता है, शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, रेनो का बड़ा सा बैजिंग है, उसी में आपको कैमरा इंस्टॉल देखने को मिल जाता है। और बूट स्पेस की बात करूं तो बेस्ट इन सेगमेंट आपको 406 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। और कोई लाइटिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको हुक मिल जाते हैं। ये इसका कौन है कि लाइटिंग नहीं है, लेकिन इसमें एक्सेसरीज में आपकी लाइटिंग मिलती है 25-22 एडिशनल। हाँ, तो और इसमें ये टायर पंचर किट आती है। हाँ, अंदर है। अच्छा, ये 15 इंच की होगी टायर। अच्छा, 15 इंच का आपको इसमें स्पेयर टायर देखने को मिल जाता है। और दोस्तों रेनो की मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है इसका स्पेस मैनेजमेंट। 406 लीटर का बूट स्पेस होने के बाद भी आपको रियर सीट में कोई डिस्कम्फर्ट फील नहीं होगा। अभी मैं जैसे 6 फीट हाइट का बंदा हूँ और मैंने अपनी हाइट के हिसाब से सीट एडजस्ट करी है, उसके बाद भी देखो आपको काफ़ी ज़्यादा लेग रूम देखने को मिल जाएगा। अंदर थाई सपोर्ट भी अच्छा खासा है, रियर एसी वेंट्स हैं इसमें। तो सर आप मुझे बताइए, क्या वैल्यू फॉर मनी लगती है आपको 8.5 लाख रुपए में रेनो काइगर? नो डाउट, मेरे हिसाब से एज अ कस्टमर, अगर आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है गाड़ी लेने के बाद, उसको चलाने के बाद, आप ऐसे नहीं कि लुक्स के ऊपर कह रहे हो कि यार बस लुक्स देख ली। मैं तो चला के आ रहा हूँ गाड़ी, मतलब 4 दिन जो सफर रहा मेरा, मुझे पता कैसे रहा है। विद फैमिली, विद लगेज, फुली लोडेड गाड़ी। ओके, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं, कोई आपको टैंगलिंग नहीं मिलेगी गाड़ी चलाते वक्त ना। आपकी ऐसे गाड़ी जा रही है लेफ्ट राइट, बहुत कंफर्टेबल राइड ली मैंने, और इतना मजा है इसको चला के। और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस भी है ना सर, वो ग्राउंड क्लियरेंस जो है अपने सेगमेंट में नेक्सॉन के बाद, नेक्सॉन का 209 mm का, इसका 204 या 205 के आसपास है। तो कहीं पे आपको बॉडी रोल मिला हो? कहीं नहीं मिला, वही तो कह रहा हूँ। आप आराम से कहीं, मैं तो उसको आई थिंक 80 या 90 स्पीड में आराम से घुमा दे रहा था। अभी मैंने भी देखा था, आप काफी रैश ड्राइविंग करते हैं। वैसे करनी नहीं चाहिए, लेकिन आप जैसे ड्राइविंग के शौकीन हैं, तो क्या आपको लगता है कि 1.0 नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन सफिशिएंट है? नहीं, मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। अगर मैं कह रहा हूँ टू बी प्रिसाइज कि आपको ज्यादा थ्रिल चाहिए, एडवेंचर चाहिए, गो फॉर दी टर्बो वेरिएंट। अच्छा, मैं आपको खुद कहना चाहता हूँ, मैंने जस्ट 1 लाख के चक्कर में नहीं लिया, लेकिन मुझे फील होता कि अगर टर्बो होता ना, तो सोने पे सुहागा होता मेरे हिसाब से। अच्छा, क्योंकि गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कतें मैंने आपको बता दी, फेंडर लाइनिंग की दिक्कत है, थोड़ी सी नॉइज, नेचुरल सी बात है। 1000 सीसी के इंजन में आपको कहाँ से फिनिशिंग मिल जाएगी। और सर मुझे ये बताइए कि कोई बंदा अगर 8.5 से 9 लाख के बीच में कोई गाड़ी परचेज करना चाहता है, तो क्या आप उसको ये गाड़ी सजेस्ट करेंगे? देखिए, हर बंदे के अपने, मैंने आपको कहा था, हर बंदे की अपनी वो होती है, मतलब क्राइटेरिया रखा होता है कि गाड़ी लूंगा तो उसमें कोई ये चाहिए, ये चाहिए। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरे जैसा बंदा, नॉर्मल मिडिल क्लास बंदा, जिसको मतलब महीने की 40-50 सैलरी मिलती है, आप जा सकते हो। मैं बोलता हूँ ऑप्शन में आपको दे सकता हूँ कि पहले जाओ टाटा की गाड़ी पे। टाटा की गाड़ी की बात ये होती है, क्योंकि टाटा की जो गाड़ी है उसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, मतलब लगता नहीं है ऐसे मारोगे तो कि पिचक जाएगा। एक्सीडेंट में आपने देखा होगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्सीडेंट में आपको टाटा गाड़ी सेफ एंड साउंड मिलती है। एयर बैग इसमें देखे कंपनी ने 2 आगे दे रखे हैं और 2 साइड में दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। 4 एयर बैग दे रखे सेफ्टी के हिसाब से। तो कोई गाड़ी देती नहीं 4 एयर बैग से इस सेगमेंट में, मैं आपको बताता हूँ टू बी प्रिसाइज। लेकिन गाड़ी लेनी है अगर आपको, तो फर्स्टली प्रायोरिटी रखो टाटा को। टाटा की कोई भी गाड़ी ले लो, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। सेकेंडली, अगर आप चाहते हो कि यार थोड़ा मतलब हल्के फुल्के फीचर ज्यादा मिल जाए कम बजट में, क्योंकि बात आ जाती है फिर बजट की, आपका बजट कितना है, 8-9 लाख की बीच की रेंज है, तो फिर मैं कहूँगा हाँ भाई रेनो की काइगर लो। क्योंकि आप जाकर नेक्सॉन जाएगा तो 9-10 तक पहुंच जाओगे आप, सेकंड मॉडल या थर्ड मॉडल तक पहुंचोगे। तो आपको 8.5 लाख में टॉप मॉडल मिल रहा है उस गाड़ी का, जिसमें आपको फुली लोडेड फीचर्स के साथ, प्लस सीट कंफर्ट, प्लस आपकी कन्वीनियंस कि आपको, और बड़ी चीज है थ्रिल। अगर आपको थ्रिल चाहिए गाड़ी चलाने में, मैं प्रेफर करूंगा रेनो काइगर टॉप मॉडल विद टर्बो वेरिएंट ओनली। तो ठीक है सर, वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।